हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंशु बहुत ही मॉडर्न ख्यालात की लड़की थी, साथ ही एक स्पोर्ट्स प्लेयर भी थी, जिसकी वजह से उसने अपने बालों की कटिंग भी लड़कों की तरह बॉय कट ही करवा रखी थी, जिसके कारण जब भी उसे कोई लड़का देखने आता तो उसके बालों की कटिंग देखकर रिजेक्ट करके चला जाता। इससे अंशु के घर वाले बहुत परेशान थे। ऐसे ही दिन बीतते हैं। तभी एक रोज अंशु कॉलेज से घर आती है। तभी उसकी माँ रमा उसे रोक कर कहती है, अंशु, अब तो अपनी आदतों को छोड़ दे। कब तक ऐसे लड़का बन के घूमती रहेगी? क्या माँ, आप फिर से शुरू हो गई? तो क्या करूँ? तेरे ये लड़कों जैसे बाल देखकर न जाने कितने रिश्ते टूट गए हैं। एक तू है, अपनी आदतों से बाज नहीं आती। माँ, एक बात बताओ, लड़के क्या लंबे बाल रखकर लड़कियां बन जाते हैं? जो अगर मैंने बॉय कट रख ली तो मैं लड़का लग रही हूँ? ये बात नहीं है। गली मोहल्ले की सारी औरतें बोलती है कि रमा कब करेगी अपनी बेटी की शादी। अब तू बता, कैसे बंद करूं मैं उनके मुंह? कैसे कराऊं तेरी शादी? माँ, दुनिया का तो काम है बोलना। आप बोल दो ना, जब होनी होगी तब हो जाएगी। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं इतनी दुखी हूँ। भगवान ने तुझे अच्छी शक्ल दी है, थोड़ा लड़कियों की तरह बन सवर के रहे, इन बालों को लंबा कर ले। कब तक ऐसे रहेगी? कब तक शादी नहीं करेगी? बस हो गया ना आपका, जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। अंशु इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और रमा भी अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक रोज अंशु के कॉलेज में स्पोर्ट्स मैच के लिए दूसरे कॉलेज के कुछ लड़के आते हैं। उसी बीच अंशु की मुलाकात एक वीर नाम के लड़के से होती है। मैच के दौरान दोनों की एक दूसरे से काफी अच्छी जान पहचान हो जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक रोज वीर अंशु के पास आकर कहता है, अंशु, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ कहो, क्या हुआ? और तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या कहने वाले हो? जल्दी बोलो, मुझे टेंशन हो रही है। अंशु, आपके अंदर वो सारी चीजें हैं जो मुझे अपने पार्टनर के अंदर चाहिए। मुझे घुमाकर बोलना नहीं आता, इसीलिए क्लियर बोलता हूँ। मुझे आप बहुत पसंद हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। लेकिन क्या तुम्हें मेरे स्पोर्ट्स खेलने और मेरे बॉय कट हेयर स्टाइल से प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मुझे तुम जैसी हो वैसे ही पसंद हो, और मेरी पसंद मेरे घर वालों की पसंद है। इतना सुनकर अंशु वीर को अपने घर वालों से मिलवाने ले जाती है। वीर अंशु के घर वालों को पहली ही नजर में पसंद आ जाता है और दोनों की मर्जी से उनके घर वाले उनकी शादी पूरी रीति रिवाजों के साथ करवाते हैं। वीर अंशु को लेकर अपने घर आता है और अपनी माँ मीता को आवाज देता है। उसकी आवाज सुनकर जैसे ही मीता गेट पर आती है, अपने बेटे को शादी की शेरवानी में देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहती है, एक बात बता नालायक, तू मैच खेलने गया था या शादी करने? तुझे शर्म नहीं आई? बिना अपनी माँ को बताए तूने शादी कर ली। माँ, आप सुनो तो मेरी बात, पहले पूरी बात सुन लो फिर गुस्सा करो। हे भगवान, बस यही देखना रह गया था। सुनो सुनो गली वालों, देखो जरा मेरे बेटे ने मेरे साथ क्या किया है। माँ, अपना ये मेलोड्रामा बंद करो और अंदर चलो। खबरदार जो तू अंदर आया इस लड़के के साथ। आओ आओ अनीता बहन, देखो मेरे घर में क्या हो गया। ना जाने आजकल के लड़कों की पसंद कैसी हो गई है। लड़कियां लड़कों को छोड़कर लड़कियों से शादी कर रही हैं और लड़के लड़कियों को छोड़कर लड़के से शादी कर रहे हैं। अभी तक ये सिर्फ दूसरों के घर में सुनती थी मैं, और आज अपने ही घर में देख रही हूँ। माँ जी, आपको गलतफहमी हुई है शायद। मैं लड़का नहीं लड़की हूँ। हाय दैया, ये तो बिल्कुल लड़की की आवाज में बोल रहा है। माँ, वो लड़की है तो लड़कियों की तरह ही बोलेगी ना। तू सच में लड़की ही है ना? माँ जी, मैं लड़की ही हूँ। बहू, तूने ये लड़कों जैसे बाल क्यों कटवा रखे हैं? वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बॉय कट। माँ जी, मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ। आपके बेटे की तरह शुरुआत से ही मैंने अपने बालों को छोटा रखा है, इसलिए मुझे लंबे बाल पसंद नहीं है। सारी बातें यही करनी है या अंदर भी आने दोगी आप माँ? और आप लोग भी जाओ, मेरी माँ को आदत है ड्रामे की। तू अंदर चल, मैं तुझे बताती हूँ। कुछ ही देर बाद सभी लोग घर के अंदर जाते हैं, जहाँ मीता अपने बेटे को बिन बताए शादी करके आने पर बहुत सुनाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और अपनी बेटे की खुशी के लिए वो दोनों की शादी को मान लेती है। लेकिन अभी भी मीता को अपनी बहू के हेयर कट से बहुत परेशानी थी, जिसके चलते वो अंशु को हमेशा सुनाती रहती।
फिर भी अंशु उसकी बात का बुरा नहीं मानती, क्योंकि उस पर कोई असर ही नहीं होता। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक रोज गली की कुछ औरतें मीता की बहू अंशु से मिलने उसके घर आती है। कुछ देर बाद अंशु सर पर पल्लू लेकर सबके लिए चाय लेकर आती है। सभी लोग जैसे ही अंशु को देखते हैं तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तभी उसकी पड़ोसन अनीता कहती है, नीता, उस दिन तो तू इतना शोर मचा रही थी कि मैंने सोचा जरूर तेरी बहू में कोई कमी होगी, तभी तू इतना शोर मचा रही है। वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वीर बिना बताए शादी कर लाया, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था, और कोई बात नहीं है। वही तो मैं सोचूं कि इतनी अच्छी बहू मिलने के बाद भी तू ऐसे सीना पीट पीट कर क्यों रो रही है। अब तुम लोग बातें ही करती रहोगी या चाय नाश्ता भी करोगी? आंटी जी, माँ जी को मुझसे नहीं मेरे बॉयकट से प्रॉब्लम है, तभी माँ जी उस दिन इतना रो रही थी। उनको लगा कि उनके बेटे ने किसी लड़के से शादी कर ली है। ये क्या मीता, तेरी बहू है या कोई लड़का? ये कैसी बहू लाया है तेरा बेटा? क्या हुआ आंटी जी, अब मैं आपको पसंद नहीं आई क्या? मैं तो सिर्फ तेरे बालों को देख रही हूँ बेटा, बहुओं को ऐसे बाल शोभा नहीं देते। सच में मानना पड़ेगा मीता, अच्छी है तेरे बेटे की पसंद। हम चलते हैं, तुझे ही मुबारक हो तेरी बॉय कट बहू। मीता की पड़ोसन अनीता के साथ सभी लोग उसकी बहू के बॉय कट हेयर के कारण उसका मजाक बनाकर चले जाते हैं, जो चीज मीता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और वो अपनी बहू से कहती है, बहू, क्या जरूरत थी अपना ये लड़कों वाला रूप दिखाने की सबको? थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती थी? करवा दी ना सबके सामने मेरी बेइज्जती। माँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? जो सच था वही कहा ना। और आप भी मेरी माँ की तरह बस लोग क्या कहेंगे इसी बात को सोचती रहती हैं। क्योंकि हम लोगों को इन्हीं लोगों के साथ रहना है। अंशु अपनी सास मीता की बात सुन के बहुत दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद वीर कमरे में आता है और उसे उदास देखकर पूछता है, क्या बात है अंशु, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊँ मैं आपको, जब देखो माँ जी मुझे बॉयकट के लिए सुनाती रहती है। तुम कब से उनकी बात को दिल पर लेने लगी? हाँ तो बहू, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं लेती? अगर तुझे मेरी बात का इतना बुरा लगता है तो जब तेरे बाल बढ़ेंगे तो उन्हें कटवाइयो मत ना, उन्हें लंबा कर लियो। लड़कियों की सुंदरता उनके बालों में होती है, उसी से लड़की सुंदर लगती है। माँ जी, एक बात बताओ, अगर मेरे बाल छोटे हैं, बॉयकट है, तो क्या मैं लड़की नहीं हूँ? आपके घर बहू बनकर जिस दिन से आई हूँ, बहू होने के सारे फर्ज निभाए हैं। फिर बताओ मुझ में क्या कमी है? ऐसी बात नहीं है, तुझमें और कोई कमी नहीं है। माँ जी, लड़कियों की नहीं सबकी बात कर रही हूँ। सुंदरता केवल कपड़ों या फिर हेयर स्टाइल से नहीं बल्कि चरित्र से होती है। और बाल बॉयकट हो या लंबे हो, लड़की अपने गुणों से पहचानी जाती है। और मुझे छोटे बाल रखना पसंद है, मैं इसमें कंफर्टेबल फील करती हूँ, इसीलिए मैं अपने बालों को लंबा नहीं करती। माँ, अंशु बिल्कुल सही कह रही है। जब हम उसकी फैमिली होकर उसको उसकी पसंद का नहीं करने देंगे तो बाहर वालों का तो काम ही है बोलने का। अपने बेटे बहू की बात सुन के मीता को समझ में आता है कि छोटे बाल रखना उसकी बहू की अपनी पसंद है, जिसे उसे स्वीकारना चाहिए, क्योंकि छोटे बाल रखना या होना कोई कमी नहीं है जिसके लिए किसी को ताने दिए जाएं। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विमला हॉल में बैठी टीवी देखते हुए अपनी बहू को आवाज लगाकर बोलती है, अरे ओ बहू, अरे ओ जानवी, कहाँ है? जान निकलवा कर मानेगी क्या? हाँ माँ जी, बोलिए, क्यों चिल्ला रही हैं आप? अरे जुबान संभाल कर बात कर। मेरी शाम की चाय कहाँ है? बनाना भूल गई क्या? वो माँ जी माफ करना, घर के काम ही इतने सारे हैं कि मैं भूल गई, अभी बना कर लाती हूँ। हाँ हाँ, सजना सवरना तो नहीं भूलती। चल जा, आप जल्दी बना कर लेके आ। जी माँ जी, पूरा दिन बस ज्वालामुखी की तरह भड़कती रहती है। यूँ नहीं होता कि जरा आराम से बात कर लूं, पर नहीं, ऐसा बोलेंगी तो घिस जाएंगी। इनकी सास भी ऐसी होती ना, तब इन्हें पता चलता, जो इनके ऊपर खूब सारा गुस्सा उतारती। अगर खड़े खड़े मन में गालियाँ दे दी हो तो जाकर चाय बना दे। जानवी अपनी सास के लिए चाय बनाने जाती है और थोड़ी देर बाद जब वो उसको चाय देकर जाने लगती है, तभी विमला बोलती है, सुन रही बहू, आज शाम को कढ़ाई पनीर बना लियो, मेरा मन कर रहा है खाने का। जी माँ जी, बना दूंगी।
हाँ हाँ, बैठे बैठे ऑर्डर चलाना कितना आसान है, लेकिन बनाया नहीं जाता। कभी मेरी मदद तक नहीं करी। अरे ऐसे फरमाइशें करती हैं जैसे 5 स्टार होटल में बैठी हो और मैं इनकी नौकर हूँ। जानवी रसोई में जाने लगती है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो वहाँ जाती है और देखती है कि उसकी दादी सास कल्याणी आई हुई है। वो उसके पैर छूती है, जिसके बाद वो उसे सामान समेत अंदर लेकर आती है और विमला बोलती है, माँ जी देखो कौन आया है। विमला जैसे ही नजर उठाकर देखती है तो उसके हाथों से चाय का कप नीचे गिर जाता है और वो अचानक से खड़ी होकर बोलती है, पाए लागू सासू माँ, आप यहाँ कैसे? अरे दूर से ही पाए लागू करती रहेगी या पैर भी छुएगी? तुझसे अच्छी तो तेरी बहू है, बिना कहे ही पैर छू लिए। माँ जी मैं आ रही हूँ। वो माँ जी मैं दूर थी ना, इसीलिए दूर से ही कर दी पाए लागू। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा भोली मत बन। जाके मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आ। ठीक है माँ जी। बहू जाकर सासू माँ के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर दे। ठीक है माँ जी। 1 मिनट जानवी बहू। विमला, मैंने तुझे नाश्ता लाने के लिए कहा है ना, तो तू ऑर्डर क्यों पास कर रही है? अरे इसलिए माँ जी क्योंकि जानवी खाना अच्छा बनाती है। चुप कर, नालायक कहीं की। आज भी काम चोर ही है तू। अरे मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी बहू, तो मेरी सेवा तू करेगी। चल नाश्ता लेकर आ। ठीक है माँ जी। ये बुढ़िया क्यों आ गई मेरी छाती पे मूंग दलने? अच्छा खासा बहू से सेवा करवाते हुए जिंदगी गुजर रही थी मेरी। कल्याणी के आने से विमला का सुख चैन सब छिन जाता है। जो सास अब तक अपनी बहू को जूती की नोक पर रखती थी और आज उसकी सास ने उसे पैरों की चप्पल लायक भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब दिन बदल गए थे। कल्याणी के आने के बाद विमला के ऐश के दिन खत्म हो गए थे। ऐसे ही एक शाम कल्याणी और विमला बैठकर टीवी देख रही थी। तभी कल्याणी बोलती है, अरे बहू, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, जरा मालिश कर दे। जानवी सासू माँ बुला रही हैं, आना जरा बाहर। माँ जी अभी आ रही है जानवी, वो लगा देगी। अरे कमबख्त, तूने क्या ठेका लिया है अपना काम दूसरों से करवाने का? जब मैंने तुझे बोला है कि तेल लगाकर तू मेरी मालिश कर, तो तू अपनी बहू से क्यों कह रही है? तुझे दिक्कत हो रही है? अरे रे सासू माँ, आप ये क्या कह रही हैं? भला मुझे आपसे क्या परेशानी होगी? अभी आप रुकिए, मैं तेल लेकर आती हूँ और आपकी मालिश कर देती हूँ। विमला तेल लाकर अपनी सास के पैरों की मालिश करती है। कुछ देर बाद में विमला का बेटा सुरेश और कल्याणी का बेटा कमलेश घर आता है। तभी कमलेश विमला को देखकर बोलता है, अरे विमला, पानी लाना जरा। जानवी तेरे पापा और तेरे पति आ गए, जल्दी से पानी ले आ और चाय भी चढ़ा दे। देख ले लल्ला, तेरी बीवी को हर काम अपनी बहू से कराने की आदत है। तूने इसे पानी लाने के लिए कहा और इसने उसे ऑर्डर दे दिया। अपने तो हाथ पैर ये भैंस हिला ही नहीं सकती। ये क्या है विमला, तुम पानी नहीं ला सकती थी? हर छोटी छोटी चीज के लिए बहू को परेशान करना अच्छा लगता है क्या? वाह जी, आज माँ के आगे आपकी भी जुबान निकल गई। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो मेरी मदद किसने करी थी? पूरा दिन काम करती थी मैं, लेकिन आज मैं जब अपने बहू से सेवा का सुख ले रही हूँ तो किसी से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। तभी जानवी पानी लाकर कमलेश और सुरेश को देते हुए बोलती है, अरे माँ जी आप फिक्र मत करो। अरे मैं तो मरते दम तक आपकी सेवा करूँगी, आप गुस्सा मत हो। इतनी अच्छी बहू मिली है पर इसे जरा भी कदर नहीं है उसकी। हाँ बहू, एक तू ही तो मुझे समझती है। कुछ देर बाद में सभी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। पर सुरेश कमरे में आकर जानवी से बोलता है, जान, आज तुमने जैसे बात को संभाला, सच में बहुत बढ़िया था। मुझे मेरी बीवी पर नाज है। अच्छा जी, पर माँ जी तो मुझसे घर के सारे काम करवाती है। मुझे करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरा थोड़ा हाथ बटा दे। अब अगर मैं सामने से जाकर बोलूँगी कि माँ जी मेरी काम में हेल्प कर दो, तो उन्हें लगेगा कि मैं जबरदस्ती उनसे काम करवा रही हूँ। इसीलिए मैं बिना कुछ बोले काम ही करती रहती हूँ। कोई नहीं, माँ को ये खुद एहसास होगा, पर अगर नहीं भी हुआ तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए एक नौकरानी रख दूंगा। अरे नहीं नहीं, इतना बड़ा घर भी नहीं है कि अब एक नौकरानी रखे। मैं संभाल लूंगी सब कुछ, तुम चिंता मत करो। चलो अब सोते हैं। जानवी और सुरेश दोनों सो जाते हैं, लेकिन उनके कमरे के दरवाजे पर कल्याणी उनकी सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो बोलती है,
विमला को ये एहसास करवाना ही होगा कि वो एक बहू घर पर लाई है, न कि कोई नौकरानी खरीद के लाई है। अगले दिन कल्याणी बाहर जाते हुए विमला को घर के काम करने को बोलती है और विमला कल्याणी के जाते ही जानवी को आवाज लगाकर बोलती है, बहू सुन, घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा दे, फिर खाना भी बना लियो। माँ जी के आने से पहले सारे काम कर ले। पर माँ जी, मैं ये सारे काम अकेले कैसे करूँगी? आप मेरी थोड़ी मदद कर देती तो अच्छा होता। अरे वाह, जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी ना, तो घर का सारा काम मैं अकेले ही करती थी। तब मैंने अपनी सास से कोई मदद नहीं मांगी और ना ही उन्होंने मेरी मदद की। और तुझे मदद चाहिए? माँ जी, मैं सारे घर का काम करके बहुत थक जाती हूँ, थोड़ी तो मदद कर दो मेरी, बाकी मैं संभाल लूंगी। मुझे नहीं पता, जो करना है तुझे ही करना है, मैं तेरी मदद नहीं करूँगी। विमला जानवी की मदद करने से साफ मना कर देती है, लेकिन तभी कल्याणी आती है और ताली बजाते हुए बोलती है, वाह बहू वाह, तेरा दिया काम तेरी बहू के लिए ऑर्डर है, तो मेरा दिया काम भी तेरे लिए ऑर्डर हुआ ना। वो बेचारी पूरा दिन कोलू के बैल की तरह लगी रहती है, उफ तक नहीं करती, लेकिन तुझे उसकी जरा भी कदर नहीं है। माँ जी, जब आप मुझे कोई काम देती थी तो क्या मैं आपसे मदद मांगती थी? और जब आज मेरी सास बनके ऐश करने की बारी आई है तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? विमला, मेरे टाइम पर बात अलग थी, तब परिवार में केवल हम 3 लोग थे, काम एकदम ना के बराबर था। अब ये तो देख के परिवार भी बड़ा है। अरे परिवार बड़ा है तो काम भी बड़ा होगा ना। अगर तू अपनी बहू की जरा मदद कर देगी तो घिस जाएगी क्या? अरे शुक्र मना तेरी बहू अच्छी है, नहीं तो आजकल की बहुएं ना सास के नाको चने चबवा देती है। वैसे माँ जी सही कह रही हैं, बहू ने आज तक मुझे पलट के जवाब नहीं दिया, हमेशा मेरी हर बात को सर झुका के माना। बदले में थोड़ी सी मदद ही तो मांगी थी उसने, इसमें हर्जी क्या है? अरे कहाँ खो गई तू? अरे बहू को बहू समझेगी तो वो भी तुझे सास ही समझेगी ना। मुझे तो वक्त रहते ये बात समझ नहीं आई, पर तू तो समझ ले। अगर मैंने समझा होता तो तेरा मेरा रिश्ता भी आज तकरार वाला नहीं बल्कि प्यार वाला होता। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं, गलती मेरी है। मैं हमेशा से आपको ही दोष देती रही कि आप हमेशा एक सास जैसा ही बर्ताव करती रही, पर मैंने भी कभी आपकी बेटी बनने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब मैं अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करूँगी। बहू, मुझे मेरी अब तक की गलतियों के लिए माफ कर दो। नहीं नहीं माँ जी, आप तो मेरी माँ जैसी हैं, प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। माँ जैसी नहीं बहू, आज से मैं तेरी माँ हूँ और अब से हम दोनों घर का हर काम बांट कर करेंगे। ओहो, ये हुई ना बात। चल विमला बहू, अब मेरे लिए जूस बना ला। जानवी बेटा, माँ जी के लिए जूस मैं ही बनाऊंगी। विमला की इस बात पर कल्याणी और जानवी हंसने लगते हैं, जिसके बाद कल्याणी अपनी बहू को सुधारकर वापस अपने गांव चली जाती है और फिर विमला कभी भी जानवी के साथ बहू जैसा सलूक नहीं करती और दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह जिंदगी में खुश रहते हैं। शिप्रा एक बिगड़ी हुई मॉडर्न लड़की थी। उसके पिता प्रेम प्रकाश ने उसे सुधारने के लिए अपने दोस्त के देसी बेटे मोहन से उसकी शादी करवा दी, जो पूरे तरीके से मिट्टी से जुड़ा हुआ था। शादी के अगले दिन शिप्रा क्रॉप टॉप और जीन्स पहनकर रेडी होती है और टिफिन देते हुए बोलती है, ये लीजिए अपना टिफिन, और हाँ, शाम को आपको मेरे साथ घूमने बाहर जाना है, और ये कपड़े मत पहनना, तब कुछ और पहनना। पहले वो सब छोड़ो, ये तुम कहाँ पहन कर आई हो? शादी के बाद औरतें साड़ी पहनती हैं और तुम ये पतली पतली टांगे दिखा रही हो हमें। ये जीन्स पहनकर जाकर साड़ी पहनो। अरे मुझे नहीं आती साड़ी पहननी, मैं नहीं पहनूंगी। अरे नहीं आती तो तुम्हें हम सिखा देंगे, ऐसे तो हम तुम्हें बाहर नहीं लेकर जाएंगे। देखिए मोहन जी, मैं इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल फील करती हूँ, मैं नहीं लपेटूंगी वो थान। देखो, नहीं आता तो आदत डालो, बाहर जाना है तो साड़ी पहनकर ही जाना है, भले ही घर में तुम ऐसी रहो, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है मोहन जी। मोहन अपना टिफिन लेकर दफ्तर चला जाता है। कुछ देर बाद शिप्रा रसोई से खाना लाकर टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद मोहन को बुलाती है। मोहन जी, मोहन जी, आ जाइए, मैंने खाना टेबल पर लगा दिया है। ठीक है, तुम एक चटाई लाओ जब तक। पर क्यों? अरे तुम लाओ तो सही। मोहन के इतना कहने पर शिप्रा उसे चटाई लाकर देती है और पूछती है, अब तो बता दीजिए कि आपने ये क्यों मंगवाई है? वो का है ना, 3-4 दिन से हम तुम्हारे लिए ये डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। उस कुर्सी पर बैठकर हमारी कमर बहुत दर्द हो रही है, इसलिए आज हमने सोच लिया है
कि हम ई चटाई पर बैठकर जमीन पर दोनों साथ खाना खाएंगे। चलो आओ, तुम बैठो। मोहन जी, जमीन पर बैठ के खाना कैसे खाऊं? ना बाबा ना, मैंने कभी नहीं खाया ऐसे खाना और ना ही मैं खा पाऊंगी। अरे एक बार खाए कर तो देखो जमीन पर, मेरे साथ बैठो और ऐसे तो करो मत। बचपन में जमीन पर ही तो घुटने से चला करती थी कि ससुर जी ने आसमान खरीद कर दिया था बेटी को। मेरे पापा ने बचपन में मुझे आसमान नहीं दिया, लेकिन हाँ, जब से मुझे अकल आई है ना, तब से मैंने तमीज से रहना शुरू कर दिया था। तुम मेरे साथ बैठो, मेरी बीबी हो ना, मेरी बात मानो। ये बीवी क्या होता है? वाइफ बोलो यार। पापा ने भी पता नहीं कैसे देसी से लड़के से मेरी शादी करवा दी। तुमसे तो देसी घी के बिना रोटी नहीं खाई जाती और मुझे देसी घी देख के उल्टियाँ आती हैं। मेरी घी की रोटी ठंडी हो रही है, जल्दी आओ, मजा नहीं आएगा फिर। मोहन की बात सुनकर शिप्रा उसके साथ चटाई पर बैठकर खाना खाती है। मोहन को हाथ से खाना खाते देखकर वो नाक सिकोड़ती है और कुछ देर बाद में मोहन बोलता है, भर गया मेरा पेट, कितने दिनों बाद अच्छे से खाया है। अच्छा सुनो, अब से रोज हम सुबह शाम जमीन पर ही बैठकर खाएंगे। क्या? नो 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 नेवर, मैं नहीं खाऊंगी जमीन पे बैठकर। अरे कुछ दिन में तुम्हें आदत पड़ जाएगी। और हाँ, कल खाने में तुम्हारे हाथ की मक्का की रोटी और सरसों का साग खाऊंगा, तो ध्यान से बनाना। मक्का की रोटी बहुत देर में बनती है। शादी को 4 दिन नहीं हुए और ये मुझे अपनी तरह देसी बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैं कोई गांव की आई हुई गवार हूँ। पता नहीं क्या बनाने को बोल रहा है और मैंने तो कभी खाया भी नहीं है। इस तरह दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन वो उसको चाय नाश्ता देती है। मोहन कप की चाय को प्लेट में सुड़ सुड़ करके पीता है, जिसकी आवाज सुनकर शिप्रा बोलती है, मोहन जी, ये कैसे चाय पी रहे हैं आप? इतनी आवाज करके कौन पीता है? अब तुमने चाय ही इतनी बढ़िया बनाई है कि क्या बताएं, मजा ही आ गया। तुम भी पियो। मुझे नहीं पीनी, आप ही पियो। अच्छा ठीक है, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। चलो अच्छा है, अब मैं थोड़ी देर शांति से शॉर्ट्स पहन कर रहूंगी। शिप्रा मोहन के जाने के बाद शॉर्ट्स पहनकर हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हुए वैक्यूम क्लीनर से पूरे घर को साफ करती है। धीरे धीरे शिप्रा घर के सारे कामों को खत्म करती है और सो जाती है। शाम को मोहन घर आता है और उसे जगाता है, लेकिन वो नहीं उठती और जोर से उसके कान के पास चिल्लाकर मोहन बोलता है, अटेंशन, वंदे मातरम शुरू करेंगे, शुरू कर। नींद में मोहन की बात सुनकर वो झटके से खड़ी होती है और बोलती है, वंदे मातरम। अरे मोहन जी, आप आ गए। और ये क्या तरीका होता है किसी को उठाने का? अरे 2 वक्त हो रहे हैं, ऐसे भी कोई सोता है का? और ई का छोटा छोटा कच्चा पहना है, हमें शर्म आ रही है, जल्दी कुछ पहनो। मोहन जी, जो आप सोच रहे हैं ये वो नहीं है। अपनी आंखें खोल के देखिए, ये शॉर्ट्स हैं। चोट? कहाँ है चोट? कहाँ लगी तुम्हें? हमें दिखाओ। मोहन जी, चोट नहीं, शॉर्ट्स जो मैंने पहना है वो। अच्छा वो सब छोड़िए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम खाना लगा दो। मोहन की बात सुनकर शिप्रा चटाई पर खाना लगाती है और दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी अचानक से शिप्रा का कॉलेज फ्रेंड मार्टिन आता है, जिसे देखकर वो हैंडशेक करती है और मोहन को बोलती है, मोहन जी, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड मार्टिन है, इससे मिलिए, ये बहुत अच्छा है। क्या नाम है इसका? मोर्टिन? जो मच्छरों को मारता है वही नाम है इसका, मोर्टिन? मतलब तू बेचारे उन मच्छरों को मारता था, हत्यारे कहीं के, बेजुबान मच्छरों को मारा। शिप्रा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शिप्रा, दिस इज सो डिस्गस्टिंग, लीव मी मोहन। सॉरी मार्टिन, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। वी आर वेरी सॉरी। मोहन जी आप चलिए, आप इसे गलत समझ रहे हैं, छोड़िए। साला हम सब समझते हैं, ये मॉडर्न दोस्त हमारी बीवी पर नजर डाल रहा था, ये तुमको हमसे दूर कर देता, फिर हमरा का होता। मोहन जी ऐसा कुछ नहीं है, आप खामखा ही इतनी टेंशन ले रहे हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। शिप्रा का जन्मदिन आता है और मोहन सुबह उठकर अपने हाथ से उसे चाय बनाकर देता है और बोलता है, बीबी उठो, तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ। आज तुम्हारा वो क्या कहते हैं, जन्मदिन को, हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मोहन जी, आप मेरे लिए चाय बना कर लाए। अरे बीबी, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाया हूँ। सच में? दिखाइए ना मुझे। ना ना, पहले तैयार होकर आओ जब। और हाँ, इस साड़ी लाया हूँ, इसको ही पहनना। शिप्रा तैयार होकर आती है
और बोलती है। अब दिखाइए। अरे बीबी, तुमने ये कैसे साड़ी बांधी है? साड़ी खुल गई। शुक्र है घर में हो अभी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं पहना देता हूँ, फिर तुम खुद पहनना। ठीक है मोहन जी। मोहन इतना बोलकर उसे साड़ी पहनाता है और उससे आंखें बंद करने और हाथ आगे करने को बोलता है। तभी शिप्रा एक्साइटेड होकर बोलती है, मोहन जी जल्दी कीजिए ना, डायमंड रिंग दोगे आप? आंखें खोलो अब अपनी। अरे रुको, थोड़ा सब्र तो करो। इतना बोलकर मोहन शिप्रा के हाथ में एक बड़ा सा पपीता रखता है। ये देखकर शिप्रा बोलती है, पपाया? राम राम ससुर जी। ससुर जी? अरे ससुर जी तो आए ही नहीं, कहाँ है तुम्हारे पापा? अरे मोहन जी, ये पपाया पपीता क्यों दिया है मुझे? अरे तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, इसे खाओगी तो तंदुरुस्त रहोगी, शरीर में खून बढ़ेगा। ये लो, इसे काटने के लिए चाकू भी लाया हूँ, तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। उस फालतू गिफ्ट आईफोन, रिंग, नेकलेस, ये सब कौन दे? किसी काम में भी नहीं आता ये सब। लेकिन पपीता खाओगी तो तुम्हारे गोरे गोरे गालों पर पिंपल भी नहीं होंगे। आपसे गिफ्ट की उम्मीद करना ही बेकार है मेरा। मुझे नहीं मनाना अपना बर्थडे यहाँ पर। मैं अपने घर जा रही हूँ और मेरे पीछे मत आना। अरे बेबी रुको, मेरी जान शिप्रा, लगता है बर्थडे के दिन ज्यादा ही नाराज कर दिया। शिप्रा मोहन से नाराज होकर अपने मायके जाती है और उसके पापा सवाल जवाब करते हैं, लेकिन शिप्रा बात को टाल देती है और खुद से बोलती है, मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरा पति देसी है या विदेशी, रहना तो मुझे उसी के साथ है ना। एटलीस्ट चलो देर से ही सही, लेकिन वो मुझे समझेगा। लेकिन नहीं, आज के दिन भी मेरे लिए तोहफे में क्या लाया? पपीता। अरे उससे तो प्यार की उम्मीद करना ही बेकार है। मैं ही पागल बनी बैठी थी। शिप्रा उदास मन से जब खाना खाती है तो उसे टेबल पर बैठकर खाना अच्छा नहीं लगता और वो जमीन पर बैठकर मोहन की तरह हाथ से खाती है। पानी भी पीती तो सिर्फ मटके का। उसके पापा उसे दाल रोटी खिलाते तो वो बोलती है, पापा मुझे ये खाना खाने का मन नहीं कर रहा, मुझे साग और मक्के की रोटी चाहिए। बेटा, आज तूने ये कैसे खाने की जिद कर दी? कभी नहीं खाती तू तो ये। बस पापा मेरा मन कर रहा है, खिला दो ना। ठीक है, मैं तेरे लिए लाता हूँ। और ये जमीन पर क्यों बैठी है बेटा? ये तेरा अपना घर है, साड़ी की जगह कुछ और पहन ले। वैसे नहीं पापा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये साड़ी, क्योंकि ये मोहन जी ने मुझे अपने हाथों से पहनाई थी। मैं उन्हें क्यों याद कर रही हूँ? मुझे पता है तू उदास है, मोहन को याद कर रही है ना। अब तुझे उसके तौर तरीके से रहने की आदत हो गई है, इसीलिए जमीन पर बैठ रही है। जो तूने आज तक कभी नहीं मांगा, कभी नहीं खाया, वो तू आज कर रही है। ये भारी भरकम साड़ी भी। अब तू भी अपने पति की तरह देसी हो गई है, तुझे उसकी आदत हो गई है। जा उसके पास, वो भी बहुत परेशान और उदास होगा तेरे लिए। आपको कैसे पता चला पापा? एक बाप अपने बच्चे की सारी तकलीफ बिना कहे समझ सकता है। अब ज्यादा देर मत कर, उसके पास जा। ठीक है पापा। शिप्रा अपने पापा की बात सुनकर उसी दिन मायके से लौट जाती है और जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खटखटाती है, मोहन बोलता है, अरे अब कौन है? आपकी बीवी आई है। मोहन उसे देखकर खुशी से गले लगा लेता है और शिप्रा भी उससे माफी मांगती है और देसी स्टाइल में हलवा खाकर अपना बर्थडे मोहन के साथ सेलिब्रेट करती है। साथ ही उसके साथ देसी स्टाइल में रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।